Hello everyone. Today we are going to study the market basket analysis, and this topic comes under the association rule. In the market basket analysis, we are going to analyze the habits of the buyings of the customer. देखिए मार्केट बास्केट एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि इस एनालिसिस में हम करते क्या हैं। देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसकी बाइंग की हैबिट कैसी है, वो कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ खरीदता है और वो क्या प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करता है बाई करने में और कब वो प्रेफर करता है। ये सारी जितने भी एनालिसिस होते हैं ये इस मार्केट बास्केट एनालिसिस के अंदर आते हैं। इसमें हम ये बेसिकली जो रिटेलर्स होते हैं वो ये इसकी मदद से मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं जिससे उन्हें मदद मिलती है कि अपने प्रोडक्ट्स को वो सही तरीके से मार्केट में बेच सकें और कस्टमर्स की नीड को भी सेटिस्फाई कर सकें और प्लस अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, और ये टेक्निक को समझने के लिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें एक मार्केट एनालिस्ट है जो कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कस्टमर, जैसे हमारे पास 4 कस्टमर्स हैं, एन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स पूरी, जिसमें फर्स्ट कस्टमर जो है वो मिल्क, ब्रेड और सीरियल खरीद रहा है, दूसरा मिल्क, ब्रेड, शुगर और देन एग खरीद रहा है, देन थर्ड कस्टमर जो है वो आपका मिल्क, ब्रेड एंड बटर ले रहा है और नेक्स्ट कस्टमर जो है वो शुगर और एग ले रहा है। इस तरीके से हमारे पास वेरियस कस्टमर्स की परचेजिंग डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब एनालिस्ट का काम क्या होगा? एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कितने लोग किस मटेरियल किस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय कर रहे हैं और सेकंड थिंग उसके साथ वो किस प्रोडक्ट को बाय करने की उनकी हैबिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पाएंगे कि कस्टमर 1 जो है वो भी मिल्क ले रहा है, कस्टमर 2 जो वो भी मिल्क ले रहा है, कस्टमर 3 भी मिल्क ले रहा है। तो इस तरीके से अगर हम पाएं कि हमारे पास ओवरऑल अगर 4 कस्टमर्स का डेटा है तो उसमें 75% जो कस्टमर्स हैं वो आपका मिल्क ले रहे हैं। अब अगर हम इसमें फिर हैबिट देखें तो हम पाएंगे कि सेकंड हैबिट जो है वो मिल्क के संग मैक्सिमम कस्टमर्स की क्या है कि वो ब्रेड खरीद रहे हैं। अगर वो मिल्क ले रहे हैं तो ब्रेड ले ही रहे हैं। अगर आप 4th कस्टमर में देखिए तो उसने अगर मिल्क नहीं लिया तो उसने ब्रेड भी नहीं ली है। तो इस तरीके से दिस इज द एनालिसिस ऑफ पैटर्न जो हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारे कस्टमर्स किस तरीके से बाइंग हैबिट्स उनकी है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लें, अगर हमने लिया कि एक स्टोर के अंदर आपका जो है अगर कस्टमर्स जो हैं वो एग ले रहे हैं तो एनालिस्ट क्या कर सकता है कि वो उनका पैटर्न फाइंड आउट कर सकता है कि वो एग कि किस तरीके के कस्टमर्स किस तरीके की थिंग्स को लेना पसंद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग उसने लिया तो एग के साथ वो फ्लोर मतलब आटा और शुगर चीनी वो दोनों चीजें तभी लेगा जब उसे केक बनाना होगा। अगर उसे ऑमलेट बनाना है तो उसे बेकन और चीज चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये कस्टमर्स की बाइंग हैबिट पे एनालिसिस है कि जैसे अगर एग लिया है तो एग के साथ आपके कस्टमर के बाय करने की क्या चांसेस हैं, या तो वो फ्लोर और शुगर लेगा इफ ही इज मेकिंग द एग, और अगर उसे ऑमलेट बनाना है तो उसे बेकन और चीज चाहिए होगा। तो ये एक एनालिसिस का पैटर्न है। अब देखिए आगे आते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाई वी नीड दिस मार्केट एनालिसिस, क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी जो स्टोर होता है वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं रख सकता। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसे ये जानना होता है कि हम कौन से प्रोडक्ट्स रखें और किस क्वांटिटी में रखें ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट फुलफिल हो जाए, उसे वो प्रोडक्ट मिल भी जाए और सेकंड उस जो शॉपकीपर है उसे वो लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे समझ लीजिए जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद हो मिल्क और ब्रेड का, ठीक है, और उसमें शुगर, एग और बाकी चीजें भी थी, बाकी डेली प्रोडक्ट्स भी थे। तो अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो हमारे 75% कस्टमर्स हैं वो मिल्क और ब्रेड डेली लेने आते हैं। देखिए इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट थिंग कि वो क्या प्रोडक्ट लेते हैं, सेकेंड थिंग वो उस प्रोडक्ट को कितनी फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिकली स्टोर के अंदर उस प्रोडक्ट को मेंटेन भी रखना है
टाइमली और क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है और टाइमली उसकी अवेलेबिलिटी भी अवेल करानी है कस्टमर को। आपका मैक्सिमम मेन मोटिव ये होता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और आपका कस्टमर आपके पास से जब भी आए तो वो प्रोडक्ट खरीद के लेके ही जाए, एम्प्टी हैंड नहीं जाना चाहिए। तो अगर एग्जांपल में हम देख रहे हैं, जो हम एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे थे मिल्क और ब्रेड का, तो उसमें हमने देखा कि 75% जो पर्सन्स हैं वो क्या कहते हैं, मिल्क और ब्रेड खरीदते हैं। अब उस 75 में से भी 10% में भी हो सकता है शुगर लेते हो और कुछ लोग बटर भी लेते हो संग में। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो हमें क्या करना होगा, अपनी शॉप के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट किसको बनाना होगा कि हमें मिल्क और ब्रेड को मेंटेन करना होगा। प्लस सम आइटम्स आपके शुगर के हो सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं आपके बटर भी लेते हैं तो वो हो सकता है, एंड अदर प्रोडक्ट्स भी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स है। कुछ लोग ऑमलेट खाते हैं ब्रेड के साथ तो वो लोग उसके साथ एग भी ले जाएंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं ले जाएंगे। जो लोग नहीं ऑमलेट खाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हो सकता है बटर खाते हूं तो वो लोग क्या करेंगे, बटर लेंगे। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन कौन से आइटम्स सेल हो रहे हैं, प्लस कौन से आइटम्स ग्रुप में सेल हो रहे हैं, कौन से आइटम इंडिविजुअली सेल हो रहे हैं, और सेकेंड थिंग कि वो आइटम्स किस क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना है हमारे टोटल कस्टमर्स के हिसाब से। प्लस सेकेंड थिंग ये है कि हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर बाइंग। अब जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में मिल्क और बटर में कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, में जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर जो बटर वो डेली ले जाता हो। तो ये हमें, और ये भी हो सकता है क्वांटिटी कि कुछ लोग हो सकता है कि कहते हैं 100 ग्राम्स का ले जाए, कुछ लोग 250 ग्राम्स का ले जाए, कुछ 500 ग्राम्स का ले जाए, कुछ 50 ग्राम्स का भी ले जाए। तो वेरियस कस्टमर्स का क्या है कि अलग अलग पैटर्न है। तो इसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, बिकॉज हमें अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटी भी बना के रखनी है। तो हमें क्या क्या चीजें जाननी है कि हमें इसके एनालिसिस से क्या क्या पता चलता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस ग्रुप में हैं, प्लस किस फ्रिक्वेंटली में बाय जाते हैं और किस क्वांटिटी में बाइंग होती है। नेक्स्ट है इसका मोटिव क्या है। इसका मोटिव ये है, देखिए मेन मोटिव क्या होता है मार्केट में किसी भी शॉपकीपर का कि ही विल गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मैक्सिमम प्रॉफिट कब जान पाएगा, जब उसे कस्टमर की नीड को पता होगा, उसकी परचेजिंग बिहेवियर जो शॉपकीपर होगा वो अंडरस्टूड करता हो, तभी वो क्या कहते हैं अपनी शॉप पे मैक्सिमम प्रॉफिट पा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द परचेज बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, एंड द सेकंड पॉइंट इज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। अब देखिए क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अनदर दो मोटिव्स हैं आपके मार्केट एनालिसिस के। देखिए सबसे पहले हम अंडरस्टूड करते हैं कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है। क्रॉस सेलिंग का मतलब यह है कि कस्टमर को आप इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो प्रोडक्ट जो वो नहीं खरीदना चाहता है, लेकिन आप उसे इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस प्रोडक्ट को भी बाय कर ले। शॉपकीपर जैसे मान लीजिए आपके कहते हैं शूज लेने गए, और शूज लेने गए तो आपके पास ऑलरेडी एक सॉक्स थे, लेकिन शॉपकीपर ने आपको ऐसा कोई ऑफर दिया कि उसने कहा कि अगर आप ऑफर दिया और उसने कहा कि अगर आप सॉक्स ले लेंगे तो आपको हम इतना % डिस्काउंट दे देंगे, या फिर उसने कहा कि इस शूज के संग आप स्लीपर्स ले लीजिए या सैंडल्स ले लीजिए, देन वी विल गिव यू सम डिस्काउंट। तो आप बेसिकली आपका मोटिव क्या था, आप केवल शूज लेने गए थे, लेकिन वहां पर जो क्या कहते हैं आपका जो शॉपकीपर्स था उसने क्या किया कि आपको कुछ इस तरीके से मोटिवेट किया कि आपने दूसरा प्रोडक्ट भी ले लिया जो आपको नेसेसरी नहीं था। तो दैट इज नोन एज द क्रॉस सेलिंग। एंड अप सेलिंग का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शॉपिंग करी होगी तो आप लोग जाते होंगे तो कई बार आपको ऑफर मिलता होगा इस तरीके से कि अगर आप एक शर्ट खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट 700 रुपीज है, लेकिन अगर आप 2 शर्ट खरीदेंगे तो क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट 1200 रुपीज। अब आप सोचिए कि अगर आप इंडिविजुअली 2 शर्ट्स खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट 1400 हो जाएगी, लेकिन आप अगर 2 शर्ट्स एक साथ खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट उन्होंने क्या कर दी 1200 कर दी। तो देयर इज मोटिवेशन बाय द शॉपकीपर दैट यू बाय मोर शर्ट्स, या उसने कहा कि अगर आपने 2 शर्ट्स खरीदी तो तीसरी मुफ्त हो जाएगी। इस तरीके कई सारे ऑफर्स होते हैं। तो ये आपकी अप सेलिंग कहलाती है। अप सेलिंग में क्या होता है कि आपको कस्टमर को मोटिवेट करना होता है कि वो प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदे, ठीक है, ना कि मिनिमम क्वांटिटी। मतलब अभी वो एक शर्ट खरीदने आया था, आपने उसे मोटिवेट किया कि एक नहीं 2 शर्ट्स खरीदिए। और क्रॉस सेलिंग में क्या हो जाएगा कि आपने शर्ट के साथ पैंट भी या जीन्स को
बेच दिया। मतलब क्रॉस सेलिंग में प्रोडक्ट में भी डिफर और अप सेलिंग में वही प्रोडक्ट जो है उसको आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, उसकी क्वांटिटी। तो ये मोटिवेशन होता है एनालिसिस का, जिससे आपके जो शॉपकीपर है उसको बेनिफिट मिलता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मार्केट एनालिसिस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एनालिसिस क्या कर रहे हैं, जैसे शॉपकीपर है वो कंप्यूटर सेल करता है, तो उसको क्या होगा, वो इस एनालिसिस के हिसाब से करके रखेगा कि मेरे पास जो भी कस्टमर कंप्यूटर खरीदने आता है तो देयर इज सम चांसेस कि वो प्रिंटर खरीदेगा, एंटीवायरस खरीदेगा या अदर एसेसरीज। जैसे एसेसरीज में जैसे कई लोग क्या कहते हैं गेम्स वगैरह खेलने वाले होते हैं तो वो जॉयस्टिक्स वगैरह खरीदते हैं, स्पीकर्स खरीदते हैं, या अदर एडिशनल डिवाइसेस जैसे क्या कहते हैं सिंपल माउस की जगह उन्होंने क्या कहते हैं गेम माउस ले लिया या सम अदर डिस्प्ले डिवाइसेस वगैरह ले लिए। तो ये सारी चीजें आपकी की तरफ मोटिवेट करना। तो अब इसका कितना स्टॉक बना के रखना है और किस तरीके से कस्टमर की बाइंग हैबिट है, तो हमें कितना प्रोडक्ट रखना है और किस में सेल किस प्रोडक्ट की नीड ज्यादा है जिसमें हमें सेल करने की सेल करने की जरूरत नहीं है, और किसकी सेल्स कम है तो उसमें हमें डिस्काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपकी एनालिसिस में आती हैं। अनदर एनालिसिस देखिए, ये आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या अनदर क्या कहते हैं कोई भी साइट पे आप जाते हैं जहां से आपने बुक खरीदी, तो आपको हमेशा क्या आप फाइंड आउट करते होंगे कि अगर आप कोई भी बुक बुक खरीदते हैं तो हमेशा क्या होता है, सजेशन आता है कि some pupils have also studies the B book, C book and D book. For example, जैसे अगर किसी ने हिस्ट्री ऑफ पोर्टुगाल पढ़ी तो उस देयर इज मोर चांसेस कि वो वहां पोर्टुगाल की नेवल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना चाहेगा। या ब्रिटेन, अगर किसी ने ब्रिटेन की हिस्ट्री खरीदी तो वो उसके क्या कहते हैं कॉलोनीज के बारे में स्टडी करने की फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या किया कि उसने जिस भी सब्जेक्ट से बुक ली तो उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उन्हें आपने वहां पर उसको क्या कहते हैं सजेशंस में या फिर क्या कहते हैं ऑफर में प्रोवाइड किया ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फिर अब इसका बिजनेस यूज क्या है, क्यों हम इसको, क्या ये फायदेमंद है कि तो इसके पीछे एनालिसिस क्या पाया गया कि इसको मार्केट एनालिसिस से ये पाया गया कि क्या कहते हैं कि जो आपका बास्केट एनालिसिस करने के बाद जब से क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आई है तब से क्या कहते हैं ये पाया गया कि इसका यूज करने से जो सेल्स में है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपके बहुत मतलब जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी। सेकंड, अगर अमेजन ने भी इसके पीछे एनालिसिस किया, उसने ये पाया कि क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हम पीपल्स को रेकमेंड करते हैं तो उससे उसकी सेल इंक्रीज हुई और उनकी हिस्ट्री को भी उन्होंने एनालिसिस करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करी और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो इस तरीके से हमने देखा कि बास्केट एनालिसिस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहते हैं सेल्स को इंक्रीज करने में। और ये बेसिकली इसको अप्लाई करने के लिए हमें एसोसिएशन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू।